कालीबंगा सभ्यता। और ये जितने भी आपके सामने जो फैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे 10th की पुस्तक में लिखे हुए, जो एक बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक बुक मानी जाती है। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता की अगर स्थिति की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, तो ये प्रेजेंट टाइम में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पे। ओके, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सिंपल सा है, तो याद रखें। इसके अलावा ध्यान रखना, प्राचीन काल के अंदर जो घग्गर नदी है, उसको दो नामों से पुकारा जाता था। एक उसे सरस्वती भी कहते थे और एक उसे दृष्टवती नदी के नाम से भी पुकारा जाता था। ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। पूछता कैसे है, घग्गर के स्थान पे पहले कौन सी नदी बहती थी, तो सरस्वती या दृष्टवती, इस प्रकार से इसको पूछता है। नेक्स्ट देखें, कालीबंगा सभ्यता आज से लगभग 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये जो फैक्ट है, ये आपको गाइड के अंदर लिखा हुआ मिलेगा, लगभग 5000 के आसपास। लेकिन बच्चों, आप लोगों को याद रखना है 6000, क्योंकि ये एक राजस्थान की ऑथेंटिक पुस्तक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए एक प्रमाणिक फैक्ट है ये। अगला देखें, यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई। ओके, यहाँ से कैसे रंग की चूड़ियां मिली है, काले रंग की। इसका ध्यान रखना, इस स्थान का नाम था, वह क्या रखा गया था, कालीबंगा। नेक्स्ट देखें और ध्यान रखना, ये जो चूड़ियां देखिएगा, कालीबंगा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसमें काली का अर्थ होता है काला, ब्लैक, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने के कारण इस स्थान का नाम था, वह क्या रखा गया था, तो कालीबंगा रखा गया। आगे देखें बच्चों, इसका उत्खनन देखिएगा। इसके उत्खननकर्ताओं की अगर बात करते हैं, तो सर्वप्रथम इसका उत्खनन था वो आपके अमलानंद घोष के द्वारा 1951 से 1953 के मध्य किया गया था। ठीक, लेकिन एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया कि भाई 1950 से लेकर और 1953 तक, यानी कि इसके मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो उसका उत्तर भी क्या माना गया था, अमलानंद घोष ही माना गया। तो ध्यान रखना है आपको, 1950 से 1953 भी पूछ सकता है और 1951 से 1953 भी पूछ सकता है, दोनों सही है, केवल आप लोगों को ऑप्शन का ध्यान रखना है। ये पहला उत्खनन उत्खनन हो गया। उसके बाद देखिएगा, इसका व्यापक उत्खनन, एक बड़े स्तर पे इसका जो उत्खनन किया गया, वह दो लोगों के द्वारा किया गया। एक का नाम था बीबी लाल और दूसरे का नाम था बीके थापर। बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर। 1961 से लेकर 1969 के मध्य इसका उत्खनन किया गया। ये दोनों भी पूछ लिए गए और अमलानंद भी पूछ लिया गया। अन्य उत्खननकर्ताओं की बात करें तो ध्यान रखना, एसपी जैन थे। एसपी जैन के अलावा एमडी खर्रे थे और इसके अलावा श्रीवास्तव थे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके उत्खननकर्ता होगी। उसके बाद में बात करते हैं अपन, उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, मतलब 5 स्तर पर इसकी क्या की गई, खुदाई की गई है। और खुदाई के अंदर देखिएगा, जो 5 स्तर पे इसकी जो खुदाई की गई, उसके अंदर प्रथम 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। इस कारण ध्यान रखना बच्चों, कालीबंगा सभ्यता है, इसको ध्यान रखना, प्राग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, मतलब हड़प्पा से पहले की ये सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा से भी प्राचीन है। कौन से स्तर, पहला और दूसरा। उसके बाद देखिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 जो स्तर है, ये 3 स्तर ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता के समकालीन माने जाते। कहने का मतलब क्या हुआ कि कालीबंगा का तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है, वो कालीबंगा के समकालीन है, मतलब जिस समय कालीबंगा स्थित थी उसी समय आपके जिस समय हड़प्पा सभ्यता स्थित थी, उस समय ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता के ये 3 स्तर थे और बाकी 2 है वो इससे भी प्राचीन है। नेक्स्ट देखें, अगला आता है, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ एक नगर था। क्या था, मतलब तरीके से एक नक्शे के आधार पर इसको बसाया गया नगर माना जाता है। यहाँ के जो मकान थे उनकी विशेषताएं देखिएगा, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर, ठीक है, उसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये फैक्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसको भी याद रखना। आगे है,
यहाँ से प्राप्त बर्तनों, मृत भांडों की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? देखिएगा पहली विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है, पतले और हल्के हैं, सुदृढ़ता का या कह सकते हैं कि सुडौलता का अभाव है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये सुंदर नहीं थे, सुडौल नहीं थे, ठीक है? ऐसे ही टेढ़े-मेढ़े बने हुए बताए जाते, तो इसको याद रखना है। जो पतले वाली बात, पतले और ये सुडौलता वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, बर्तनों का रंग है वो लाल है और उनके ऊपर देखिएगा काली व सफेद रंग की क्या खींची गई थी? रेखाएँ खींची गई थी, ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट हो गए। तीसरा देखिएगा, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। बच्चों ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, हालाँकि जब आप दूसरी बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर इस फैक्ट की बहुत बड़ी व्याख्या मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं केवल 10th की पुस्तक और उसके अंदर केवल इतना ही दिया गया है, ठीक है? तो इतना याद रखें आप, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ कब्रिस्तान भी मिले हैं, यहाँ से स्वाधान के अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? स्वाधान के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा देखिएगा, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले। इसका मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क शोधन की बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसके अंदर ध्यान रखना 6 छेद किए गए। तो लोगों का कहना है कि ये लोग मस्तिष्क की कोई बीमारी होती थी, उसको क्या करते थे? ठीक करते थे। तो ये भी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, इसको भी याद रखना है। उसके अलावा देखिएगा, खिलौना गाड़ी मिली, खिलौना गाड़ी सॉरी खिलौने के रूप में बैलगाड़ी मिली, यानी कि बच्चे थे वह बैलगाड़ी बनाते थे खेलने के लिए। इसके अलावा ध्यान रखना, हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका के अवशेष मिले, लकड़ी की नालियाँ मिली। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये वाला, ये बहुत बार पूछा गया कि कौन-सी सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से? कालीबंगा से, बहुत बार पूछा गया है। बेलनाकार मोहर भी मिली है, बेलन के आकार की क्या मिली है? मोहरें भी प्राप्त हुई है। दूसरी सभ्यता देखिएगा, केवल इतना ही जितना अपने को जो अपनी ऑथेंटिक पुस्तक है 10th की पुस्तक उसमें दे रखा है, मैं आप लोगों को केवल वही फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो ध्यान रखना, अगर आपको और ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल ईश्वर की पाठशाला को पढ़िएगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे डीप पॉइंट मिलेंगे। वो ऐसे पॉइंट भी हैं जिनको बहुत डीप पढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए, आहट सभ्यता। सबसे पहले बच्चों आहट सभ्यता की लोकेशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, तो ये आहट नदी या आइड नदी दोनों एक ही है, अलग-अलग नहीं है, ठीक है ना? उदयपुर के अंदर ये स्थित है। सर्वप्रथम इसका उत्खनन था वह 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया, तो इसको भी याद रखना। अन्य उत्खननकर्ताओं की बात करते हैं, तो रतन चंद्र अग्रवाल थे, ठीक है? आर.सी. अग्रवाल भी कहते हैं इनको। और एक थे एस.टी. साकलिया, ठीक है? हंसमुख धीरजलाल साकलिया। हंसमुख धीरजलाल साकलिया, उनकी एक पुस्तक भी है एक्सकेवेशन एट आहड़, जो एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से खुदाई में 4000 वर्ष पुरानी, ठीक है ना? 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये धातु का प्रयोग भी करते थे और पाषाण यानी कि पत्थरों का प्रयोग भी किया करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये जो सभ्यता है, ये धूल के टीले के नीचे दबी हुई मिली। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? धूलकोट सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। और भी इसके कई नाम हैं, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? ताम्रवती भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखना, आपका आघाट भी कहते हैं, ठीक है ना? आघाटपुर भी कहा जाता है क्योंकि आघाट नामक दुर्ग के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। नेक्स्ट देखें, यहाँ के मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलकर गीलुंड जब पढ़ोगे तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला आपको एक फैक्ट मिलेगा, लेकिन वो अपन क्लियर कर लेंगे। देखिएगा मकान बनाते थे, तो धूप में सुखाई गई ईंटों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे, ठीक है ना? इसी प्रकार से कालीबंगा के लोग करते थे। आगे देखिएगा, यहाँ के लोग मृतक को गहनों व आभूषणों के साथ क्या करते थे? दफनाते थे। इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, एग्जाम के अंदर आई हुई है कि कौन सी सभ्यता के लोग थे वह मृतकों को आभूषण और गहनों के साथ ही दफना देते थे, तो आर्य सभ्यता के लोग।
देखिएगा इसके पीछे इनका मंतव्य क्या था? इनकी एक मान्यता थी, वो क्या थी? मृतकों को आभूषणों से ही दफनाते थे। इसके पीछे जो उनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। कहने का मतलब, अगर इसको दूसरे वर्ड में अगर कहना चाहें, तो ये पुनर्जन्म के अंदर क्या करते थे? विश्वास करते थे। इनका कहना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, जो पुनर्जन्म होता है, जिसमें ये आभूषण वगैरह, ये गहना उसके पहनने के उपयोग में आ सकता है, ऐसा उसका मानना था। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। और देखिएगा, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कौन सी सभ्यता को लाल व काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति कहा जाता है या प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो किसको मानते थे बच्चों? गिलुंड को मानते थे। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, ये 10th की पुस्तक में लिखे, जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक है। ओके। ताम्रवती क्यों कहते हैं? ठीक है, ताम्रवती कहने के पीछे एक कारण था, यहाँ से तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना, यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली है, इस कारण भी इसको ताम्रवती कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ठप्पे भी मिले, कपड़े के ऊपर जो ठप्पे होते हैं लकड़ी के, ठीक है ना, वो भी कपड़े के ऊपर छपाई करने के, रंगाई करने के ठप्पे होते हैं, या वो भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ से ठप्पे भी प्राप्त हुए। जो रंगाई छपाई का जो व्यवसाय है, उसके उन्नत होने के क्या माने जाते हैं? प्रमाण माने जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात करते हैं गिलुंड की। गिलुंड एक बहुत छोटा सा एक स्थल है। ठीक है, इसकी मेन बातें क्या है वो देख लेते हैं अपन फटाफट। देखिएगा, एक तो ये कहा जाता है कि आपका जो स्थिति की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना कहाँ पर है? तो ये बच्चों आपकी पड़ती है कहाँ पर? बनास नदी, राजसमंद के अंदर, बनास नदी के तट पे राजसमंद के अंदर है ये। उसके बाद देखो, इसके उत्खनन की बात करते हैं, तो बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया 1957 और 58 के अंदर। दूसरा उत्खनन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। दूसरा उत्खनन था वह वी.एस. शिंदे, जो पूना के थे, और एक थे प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर थे। इन दोनों के द्वारा मिलकर इसका उत्खनन 1998 से 1900 2003 के मध्य इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय बताया जाता है वह 1900 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यानी कि ये भी यहाँ से भी ताम्रयुगीन सभ्यता का मतलब, ये गिलुंड का सॉरी, आपकी आहट सभ्यता का ही एक भाग माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली अगर बात करते हैं, तो अगला क्या है? गीलुंड से 5 प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है? गीलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के क्या मिले? बर्तन मिले, जो कैसे हैं? सादे हैं, काले हैं, पॉलीस्टार। पॉलीस्टार वाली बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? भूरे भी है, लाल और काले चित्रित मृदभांड क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ये लाल और काले ध्यान रखना, एक ही मृदभांड है, जिसके ऊपर लाल और काला कलर किया जाता था, और उसके ऊपर चित्र भी बनाए जाते थे। ये देखिएगा, यहाँ से कौन-कौन से अवशेष मिले? तो मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियाँ मिली हैं, और हाथी दाँत की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, आहड़ से पक्की आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। ये देखिएगा आप, आहड़ में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, आग में पकाई हुई ईंटें ईंटें है ना, उनका उपयोग नहीं हुआ। ठीक है? जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। देखिएगा, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि ये देखिएगा, आहड़ की बात, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। धूप में सुखा लेते थे, फिर उनसे मकान बनाते थे। ठीक है ना? और यहाँ क्या कह रहा है? आहड़ में पक्की ईंटों का उपयोग नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ध्यान रखना, धूप में सुखाई गई ईंटों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है? आग में पकाई हुई ईंटों का नहीं। ठीक है? अब जबकि गीलुंड था, उस गीलुंड के अंदर आग में पकाई गई ईंटों का प्रचुर मात्रा में क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। तो ये थी बच्चों, ध्यान रखना, आज मैंने आपको 3 सभ्यता पढ़ाई, कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता और गीलुंड सभ्यता। आगे ध्यान रखना, कुछ पार्ट और है इसके, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। तो अगला पार्ट, अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल ईश्वर की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।